हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक नई टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि क्लास 12 के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज जो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, आपको डे 1 से जो भी चीजें मैं कर रहा हूं आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा। और हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा जो मेन फोकस होगा कि आपको इस चैप्टर के ऊपर पूरी कंसेप्ट बिल्डिंग दूं मैं। आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हों या क्लियर हों कि आपको इस सम्स को सॉल्व करने में एग्जाम में कोई भी डाउट ना हो और आप 100% गारंटी के साथ इस सम्स को क्लियर कर सकें। राइट? तो इसलिए बच्चों, जो भी चीज मैं यहां लिखा हूं आप उसे नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, नाउ सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसा कि आपको पता है बच्चों, यहां पे दिख रहा है कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एक्चुअली में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नाम दिख रहा है, यहां पे ऑलरेडी आपको कैश वर्ड दिख रहा है। मतलब यहां पे इसके अंदर में कोई भी हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है ना? हमें जो भी बात करेंगे हम लोग कैश के बारे में बात करेंगे। अंडरस्टूड ना? तो जब मैं बात कर रहा हूं कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? या तो बिजनेस में आपके पैसे आ रहे हैं, राइट, और या तो आपके बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। दो तरीके हो सकते हैं, फ्लो दोनों तरह से किया जा सकता है। आपके पास बिजनेस में पैसे आ भी रहे हैं या बिजनेस से पैसे जा रहे हैं। यस और नो? अगर बिजनेस में पैसे आपके आ रहे हैं, मतलब बिजनेस में पैसे आना चालू किए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो। तो मतलब क्या आपने सीखा? ये सीधा सिंपल सी बात है बच्चा, जब बिजनेस में पैसे आते हैं तो उसको हम लोग कैश इनफ्लो बोलते हैं। और जब बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, आप पे कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? कैश आउटफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैश आउटफ्लो। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैश इनफ्लो क्या है और कैश आउटफ्लो क्या है। स्टेटमेंट का मतलब क्या? अगर हम लोग बात करें हिंदी में, भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो लेखा जोखा है, जो भी हिसाब किताब है, हम लोग इसको स्टेटमेंट में रखते हैं। हिसाब किताब जो भी है उसका स्टेटमेंट फॉर्म में रखते हैं बच्चा। जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि क्या है आपका बैलेंस शीट भी क्या है? स्टेटमेंट है, वो अकाउंट नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है आपके लिए? एक स्टेटमेंट है। इट्स नॉट एन अकाउंट। अंडरस्टूड? अब देखो, ये जो कैश फ्लो की बात हम लोग कर रहे हैं बच्चा, दो चीजों पे हमें मेनली फोकस करना है। राइट? पहला चीज क्या हमें फोकस करनी है? कैश इनफ्लो, और दूसरी हमें फोकस करनी है कैश आउटफ्लो के ऊपर। राइट? एक कैश इनफ्लो और एक कैश आउटफ्लो। अब आपको पता है कि जब भी बच्चों बिजनेस में कैश इनफ्लो होगा, पैसे आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपका कैश बढ़ेगा बिजनेस में। राइट? और जब भी आपके बिजनेस से कैश आउटफ्लो होगा तो कैश डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है नॉर्मली ये दो चीजों को लेकर बनाया गया है। अंडरस्टूड? अब यहां पे तो आपको ये समझ में आया कि कैश में इनफ्लो होना चाहिए और आउटफ्लो होना चाहिए। राइट? चलिए आगे हम लोग सीखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की क्या क्या सोर्सेज होंगे। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए नाउ अब यहां पे देखो, आप ध्यान से देखना, जब भी बिजनेस में कैश फ्लो होगा, क्या होगा? कैश फ्लो होगा। तो जब भी बिजनेस में कैश फ्लो होगा, उसके तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन वे हैं, तीन रास्ते हैं कैश फ्लो होने के। अभी मैं इनफ्लो और आउटफ्लो की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि पैसे आएंगे और जाएंगे, कौन से वो तीन रास्ते हैं। सबसे पहला, यहां पे आप देखोगे कैश फ्लो का जो फर्स्ट सोर्सेज है, या जहां से पैसे आएंगे जाएंगे, कैश फ्लो जहां पे होगा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मतलब आपके बिजनेस में
आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसके थ्रू या तो पैसे आ रहे हैं या उसमें पैसे जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, राइट। या हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू पैसे आएंगे और जाएंगे, उसे हम लोग एक फर्स्ट टाइप हमारा जहां से आएगा, राइट। नाउ दूसरे सोर्सेज हैं, यहां पे पैसे या तो इनफ्लो होंगे या आउटफ्लो होंगे। एसेट्स के थ्रू पैसे या तो आ रहे हैं या तो जा रहे हैं, ठीक है ना। एक एसेट्स में आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसके थ्रू पैसे आएंगे और जाएंगे, राइट। दूसरा, आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके पैसे आ रहे हैं या जाएंगे, राइट। ये आपको सेकेंड सोर्स दिख गया, अंडरस्टूड। थर्ड जो तरीके हैं, थर्ड टाइप जो है जहां से पैसे इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकते हैं, वो है हमारे शेयर्स। शेयर्स के थ्रू या तो पैसे इनफ्लो हो रहा है या तो आउटफ्लो हो रहा है। दूसरा हो सकता है आपका डिवेंचर, डिवेंचर से रिलेटेड कुछ भी इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है। और तीसरा जो है हमारा, वो लोन से रिलेटेड हो सकता है, अंडरस्टूड ना। तो ये थ्री सोर्सेज हैं बच्चों, जिसके थ्रू बिजनेस में कैश इनफ्लो भी हो सकता है या कैश आउटफ्लो होता है, अंडरस्टूड ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, राइट। इसको मैं और आगे डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू अगर कैश फ्लो होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। खाली इतना आपको समझना है, ठीक है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वहीं पे अगर आपके जो कैश फ्लो है, चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो बच्चों, अगर आप एसेट्स के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैश फ्लो होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अंडरस्टूड। तो ये आपको सिंपल ये समझना है कि कितने सोर्सेज हैं या कहां पे पैसे बिजनेस में आने और जाने की क्या क्या रास्ते हैं। तो थ्री वेज हैं, आप ये बोल सकते हो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू बिजनेस में इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। दूसरा आप बोल सकते हो एसेट्स या इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। और तीसरा आप बोल सकते हो शेयर, डिवेंचर एंड लोन के थ्रू इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा। तो जब भी आपका लोन, डिवेंचर और शेयर्स के थ्रू इनफ्लो, कैश और आउटफ्लो हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपको यह समझ में आया बच्चों कि कितने सोर्सेज हैं हमारे कैश फ्लो, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के लिए? थ्री सोर्सेज हैं। पहला हमारा जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का जो सोर्सेज है, आप यहां पे देख सकते हो बच्चों, एक है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा हमारा है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये आपके सोर्सेज हैं या ये आपके रास्ते हैं जिसके थ्रू बिजनेस में कैश फ्लो होता है, अंडरस्टूड ना। पहला जो हमने कहा नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, तो आप जो भी नॉर्मल बिजनेस में करते हो रोज, वो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। आप एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से लेकर अगर कोई पैसे इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहे हैं, तो वो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हिस्से हैं। और अगर हमारे शेयर्स, डिवेंचर्स और लोन से रिलेटेड हैं, तो उसे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, चलिए इसको और हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, वन बाय वन। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। नाउ सबसे पहले यहां पे हमने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम चलो यहां पे मैं लिखता हूं सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो। ये समझ लो बच्चा,
सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो के हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, राइट? मैंने कहा 3 सोर्सेज हैं हमारे पास कैश फ्लो के लिए। देयर आर 3 सोर्सेज, तो हम लोग उन 3 सोर्सेज के बारे में बात करेंगे नाउ। पहला, दूसरा और तीसरा, राइट बच्चों? पहला सोर्स ऑफ कैश फ्लो जो हमारा है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा सोर्स है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा जो सोर्स है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हमें 3 सोर्सेस के बारे में मालूम करना है। अब हमें पता है कि हमारे पास कहीं से भी पैसा आता है या जाता है, ये 3 सोर्सेज ही होंगे, इसके अलावा और हमें कुछ जानना नहीं है। अब इसमें आप ये काम कर सकोगे बच्चों कि आपको मालूम है कि ओनली देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो, तो आप एक चीज तो आराम से पता लगा सकते हो कि सर कभी भी अगर शेयर, डिवेंचर, लोन के थ्रू कहीं से भी पैसे इनफ्लो हो रहे हैं तो वो हमारे फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। अगर हमारे किसी भी एसेट्स के थ्रू पैसे आ रहे हैं और या बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है तो वो हमारा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होगा। और अगर बिजनेस के अंदर में हमारे जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहे हैं ड्यू टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू, राइट, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है, राइट बच्चों? लेट्स गो। सबसे पहले जो आपको यहां पे देखना है, यहां पे हम लोग बात करते हैं इनफ्लो की। यहां पे हम लोग बात करेंगे इनफ्लो की, कहां कहां से पैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे, और यहां पे हम लोग बात करते हैं आउटफ्लो की। एक सिंपल सी बात है, ये आपको पता है कि अगर बिजनेस में इनफ्लो हो रहा है तो मतलब बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है। अगर बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है तो कैश फ्लो अगर आउटफ्लो हो रहा है तो बिजनेस से हमारा कैश डिक्रीज होगा, राइट? इतने हमें पता है। अब एक चीज जानना है कि मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू आपके पास बिजनेस में पैसे कहां से आएंगे, उसे हमें जानना है। अब अगर आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करते हो बच्चों तो आपको पता होगा कि अगर हमारा बिजनेस में हम कहीं से भी कैश सेल कर रहे हैं, मतलब वी आर सेलिंग द गुड्स इन कैश, तो वहां से भी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू पैसे आ रहे हैं। वेरी गुड। अगर हम कहें रिसीव फ्रॉम डेटर, तो डेटर के थ्रू भी आपके पास जो पैसे आ रहे हैं ये आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू आ रहे हैं। अगर हम कहें कमीशन रिसीव, तो ये भी हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज हैं। अगर मैं कहूं फीस रिसीव, तो ये भी हमारे नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू पैसे आ रहे हैं। तो यहां पे हमने कहा इनफ्लो, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने किया है, इसको लिखते जाना बच्चों। जो जो चीज हम लोग लिख रहे हैं इसको आप लिखते जाना, ठीक है ना? नहीं तो बाद में बोलो सर भूल गया मैं, नहीं, ऐसा नहीं करने का, एकदम लिखोगे। अब हमें देखना है कि कैश फ्लो आउटफ्लो किस तरह से होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। नॉर्मल कुछ भी आप बिजनेस को रन करने के लिए जो डे टू डे एक्सपेंसेस आप स्पेंड कर रहे हो बच्चों, तो वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए आउटफ्लो है। जैसे आपने किया परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, आपने किया वेजेस पेड, आपने किया सैलरी, आपने पे किया रेंट, आपने किया इलेक्ट्रिसिटी,
और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट जस्ट मैंने आपको कुछ यहां पे लिखा है कि अगर हमारे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू होंगे तो किस तरह से इनफ्लो आएगा और किस तरह से आउटफ्लो में क्या क्या हमें किस तरह के आइटम को कंसीडर करना है। आई होप यहां तक बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि इस कौन कौन से आइटम को हमें यहां पे इनफ्लो में लेना है और कौन कौन से आइटम को हमें आउटफ्लो में लेना है। आई होप अंडरस्टूड। नाउ अब हम आते हैं किसमें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमने पहले ही कह दिया है ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है जो भी पैसे आपके एसेट्स के थ्रू आएंगे या इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएंगे, ठीक है ना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आएंगे, राइट, वो हमारे कहां जाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। तो जब भी आप यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में जाओगे, आपके दिमाग में, जहन में एक ही चीज घूमनी चाहिए, क्या सर, एसेट इन्वेस्टमेंट, एसेट इन्वेस्टमेंट, एसेट इन्वेस्टमेंट, दैट्स ओनली थिंग्स रोम अराउंड इन योर हेड, राइट। तो अब यहां पे बच्चों हमें देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो यहां पे भी हमें इनफ्लो और आउटफ्लो देखना होगा। तो यहां पे भी हमने लिखा इनफ्लो और यहां पे लिखा हमने आउटफ्लो, राइट। चलो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको इनफ्लो और आउटफ्लो में कैसे करते हैं, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू आपके पास पैसे कैसे आएंगे, जब भी पैसे आएंगे तो आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, और अगर आपके पास से आउटफ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके कैश जो है वो बच्चों डिक्रीज किए जाएंगे, मतलब लेस होंगे, कम हो जाएंगे। मैंने पहले ही कहा है कि आपको एसेट्स के थ्रू पैसे कब आ सकते हैं और किस तरह आ सकते हैं, वो इनफ्लो है। तो अगर हम लोग यहां पे बोले कि हमने किसी सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेचा, अगर हमने किसी फिक्स एसेट को बेचा तो एसेट्स के थ्रू हमारे पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर हम कहें सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी आपने बेचा तो उसके थ्रू भी आपके पास इनफ्लो आ रहे हैं, तो ये भी हमारे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हो गए। अगर आपने कहीं पर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है या किसी डिवेंचर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहां वो जो आपने शेयर में इन्वेस्ट किया बच्चों, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, राइट। आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वहां से डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड रिसीव अगर होता है तो वो भी आपके इन्वेस्टिंग के इनफ्लो हैं। अगर आप किसी कंपनी के डिवेंचर्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आपको अगर मिला तो उसके ऊपर भी आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। अब इस चीज में मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूं बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहां पे आपको डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने कहा, तो यहां पे जब मैं बोल रहा हूं कि डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिसीव्ड वर्ड को आप जरूर ध्यान में रखना। कारण क्या है कि आप कभी कभी क्या होगा कि आपके पास डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, डिविडेंड पेड भी होगा और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी होगा, राइट। तो ये मायने रखता है कि आप रिसीव कर रहे हो या पे कर रहे हो, राइट। अगर आप कभी भी डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो बच्चों, तो ऑब्वियसली कि आप उसे कहां पे रिसीव कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिसीव कर रहे हो। तो अगर आप रिसीव करते हो, ध्यान देना बच्चों, अगर आप इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट या डिविडेंड को रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने उसे इन्वेस्ट किया था इसीलिए आप वहां पे रिसीव कर रहे हो। तो ये हमेशा याद रखना, आपके वो इन्वेस्टिंग के पार्ट होंगे। अंडरस्टूड बच्चों। अगर आप वहीं पे किसी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे करते या इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते, तो याद है मैंने कहा था कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, डिवेंचर आपने इश्यू किया, शेयर कैपिटल आपने इशू किया, लोन लिया, तो आप अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे तो आपके फाइनेंसिंग से रिलेटेड होंगे। तो इसीलिए आपको देखना है बच्चों कि रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है। तो अगर कहीं पर भी आपको डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव दिखेगा तो ये आप समझ जाना रिसीव वर्ड होना जरूरी है, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगा, पेड नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब आते हैं बच्चों आउटफ्लो में क्या हो सकता है। आउटफ्लो में देखो,
अगर आप, मैंने कहा एसेट से रिलेटेड होना चाहिए, तो आपने अगर परचेज ऑफ फिक्स एसेट किया तो आपके कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होंगे। अगर आपने परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट किया, ये भी आपके इन्वेस्टमेंट हुए हैं, राइट। तो इस तरह से बच्चों अगर आपके कोई भी पैसे इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहे हैं तो उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हिस्सा समझेंगे। अंडरस्टूड? यहां तक तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंसिंग से रिलेटेड। तो जिस तरह से इन्वेस्टिंग में है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा इन्वेस्टिंग में इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, उसी तरह से आपके फाइनेंसिंग में भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा, राइट। तो यहां पे हमने लिखा इनफ्लो, कैश इनफ्लो, और यहां पे हमने लिखा आउटफ्लो, राइट बच्चों। यहां तक सबको क्लियर है? कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है बच्चों तो आप उसे अच्छे से देखो और मुझे जरूर बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब यहां पे देखो, मैंने कहा कि अब हम लोग बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मैंने कहा था कि हम लोग जब भी फाइनेंस की बात करते हैं, राइट, तो हमारे कुछ सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हमारे पैसे फाइनेंस में आते हैं। मतलब फाइनेंस क्या होता है? बिजनेस के लिए कैपिटल, और कैपिटल किस तरह के होते हैं? दो तरह के, राइट, शेयर कैपिटल और डेब्ट कैपिटल, राइट बच्चों। तो यहां पे जो बिजनेस के पास पैसे आएंगे, फाइनेंस आएगा, पैसा कैपिटल कहां से आएगा? आप देखो दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो आपका आएगा, देखना बच्चों, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर के थ्रू आ सकता है। दूसरा इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर के थ्रू भी आ सकता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर के थ्रू आ सकता है। लोन टेकन, आपने लोन उठाया एज अ कैपिटल, तो ये आपके लिए हो गए, यहां लोन टेकन भी आ सकते हैं इनफ्लो में, राइट। तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनफ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? आप देख सकते हो बच्चों कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर हो गया, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया, लोन टेकन हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे में बच्चों क्लियर? उसी तरह से आउटफ्लो की फाइनेंसिंग में क्या होंगे? अगर आपने इशू किया है इक्विटी शेयर तो आपके पास पैसे आ रहे, लेकिन अगर कंपनी वापस इन्हीं शेयर को वापस लेती है और शेयर होल्डर के पैसे जब रिटर्न करती है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उसको बोला जाता है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो जब कंपनी बाय बैक करती है अपने शेयर्स को, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे रिटर्न करती है बच्चा। तो यह हमारा आउटफ्लो होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। इसके थ्रू आपके फाइनेंस में आउटफ्लो होगा। दूसरा, आपने इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया, तो वापस अगर आप जब इशू कर रहे हो तो आपके पास कैश फ्लो आ रहा है बिजनेस में, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर पेइंग मनी टू यू, राइट। लेकिन अगर यही प्रेफरेंस शेयर को आप उनके शेयर होल्डर्स के पैसे रिटर्न करते हो तो उसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अंडरस्टूड बच्चों? उसी तरह से आपने जब इशू किया डिबेंचर तो कंपनी के पास इनफ्लो हुआ, पैसे का इनफ्लो हुआ, कंपनी के पास फाइनेंस के थ्रू, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू पैसे आ रहे हैं। लेकिन कंपनी जब बच्चे इनके पैसे रिटर्न करेगी तो वापस पैसे जाएंगे बिजनेस के पास, तो उसको बोला जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और लास्ट में, और अभी हम लोग क्या बोलेंगे? लोन टेकन। अगर आपने लोन पे किया है तो लोन वापस जब पे करोगे तो फिर आउटफ्लो होगा, तो यहां पे आप लिखोगे लोन पेड। अगर आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया है बच्चों तो आप इसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, बिकॉज आपके लोन किसके हिस्से थे? फाइनेंसिंग के थे। तो आप अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करोगे तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे, राइट। तो हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, interest on loan is a part of financing activities. Interest on debenture, interest on debenture is a part of financing activities. Dividend paid, dividend paid is a part of financing activities. आया बच्चों? तो नाउ अभी हम लोगों ने क्या सीखा? What are the different source of inflow in the business? तो हमने सीखा सोर्स ऑफ कैश फ्लो हमारे पास तीन हैं,
जिसके थ्रू इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। पहला सोर्स है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जब आप कोई भी कैश फ्लो हो रहा है, चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, एसेट्स के थ्रू होता हो, इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता हो, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। और अगर वहीं पे जब भी कंपनी के पास कोई भी इनफ्लो अगर शेयर से रिलेटेड आता हो, डिवेंचर से आता हो, डिवेंचर से इनफ्लो और आउटफ्लो हो, या लोन के थ्रू हो, इन तीनों से रिलेटेड कभी भी इनफ्लो और आउटफ्लो होगा तो इसे बच्चा हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अभी आज हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए यहां पे अभी जो हम लोग यहां पे मैंने कैश फ्लो लिखा, यहां पे जो हम लोग लिख रहे हैं कैश फ्लो, अभी मैं बात कर रहा हूं नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखना क्या बच्चों, यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग किस तरह से इस फॉर्मेट को समझते हैं, और ये फॉर्मेट जो हम लोग समझेंगे, हम लोग कुछ भी यहां पे रटने वाले नहीं है, एकदम कंसेप्ट वाइज जाएंगे यहां पे एंड कंसेप्ट बिल्डिंग करके इसको सीखेंगे कि इस फॉर्मेट को कैसे हम लोग सीखते हैं। राइट? सबसे पहला चीज जो यहां पे हम लोग लेंगे, सबसे पहला चीज हम लेंगे बच्चा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एट adjustment for non-cash and non-operating आइटम या एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, या एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। लेस adjustment for non-operating income। यहां पे जितने भी आइटम हम लोग लेंगे बच्चों, विल सी क्या क्या लेते हैं पूरा, तो यहां फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, बट जो भी होगा इन सब का टोटल हम लोग यहां पे लिखेंगे। नाउ जितने भी एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम होंगे यहां पे लिखेंगे। अभी खाली फॉर्मेट समझो आप, फिर मैं आगे बताऊंगा। इसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके बाद
add increase in current liability, decrease in current assets को ऐड करना है, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करना है, लेस करना है. We'll see to this after this. ये जो टोटल आएगा इसे हम लोग बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक, इसके बाद बच्चों हमें लिखना है लेस इनकम टैक्स पेड और ये हमारा जो आएगा फाइनल आंसर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो ये आपको देखो बच्चों यहां पे दिख रहा है. अब इसको हम लोगों को देखना है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसे कैसे करते हैं, राइट. यहां पे आपको सबसे पहला आइटम जो दिख रहा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यहां पे दिख रहा है. अब इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पुराने ट्रेडिंग और पीएल के कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपको उसके रिलेट करके आप इस जनरलिटी को इसको याद रख सको, राइट बच्चों. तो चलिए इससे रिलेटेड होके थोड़ा सा हम लोग यहां पे सीखने की कोशिश करते हैं. अब मान लो ये हमने एक बनाया जो ट्रेडिंग पीएल एक साथ है. इसको ध्यान से देखना बच्चों, नहीं समझ में आएगा यू आस्क मी. ये हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल एक साथ है, हमने बनाया. अंडरस्टूड बच्चों. यहां पे हमने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, यहां पे लिखा बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स लिखा हम लोगों ने बच्चों, लेस रिटर्न जो भी रहेगा वो आपने माइनस किया. यहां पे लिखा, मैं यहीं पे अदर इनकम लिख रहा हूं. मैंने कहा ना मैं कंबाइन करके बना रहा हूं बच्चों, तो यहां पे मैं अदर इनकम लिख रहा हूं. मतलब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं यहां पे ही मैं क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दे रहा हूं. या अदर इनकम मैंने लिखा, यहां पे आप सारे टू परचेस लिखा आपने, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा आपने, राइट. उसके बाद यहां पे हम लोगों ने लिखा टू सैलरी, टू वेजेस, टू कैरेज, टू रेंट. इस तरह से हम लोगों ने लिखा. ठीक, इसके बाद हम लोग यहां लिखते हैं बच्चा टू डेप्रिसिएशन, टू अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड सो ऑन. यहां पे हम लोगों ने लिखा
टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इस तरह से हम लोगों ने यहां पे लिखा है। मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा टू प्रोविजन फॉर टैक्स, और ये हमारा आ गया टू नेट प्रॉफिट, और यहां पे अदर इनकम में जो भी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, व्हाटएवर, सारा चीज आपने यहां पे लिखा। इस तरह से हमने लिखा यहां पे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इस तरह से हमने लिखा। अब देखना है बच्चों हमें यहां पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्या लाना है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस अगर पीएल का दिया हुआ है तो इसे हम लोग नेट प्रॉफिट यहां पे निकाल के लिख सकते हैं, राइट। मतलब एक तरह से ये जो नेट प्रॉफिट है, समझ लो कि आपने ये नेट प्रॉफिट यहां पे आपने लिया है, थिंक लाइक दैट, राइट। तो आपने नेट प्रॉफिट यहां पे लिया। अगर इस नेट प्रॉफिट को हम लोग यहां पे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ये जो नेट प्रॉफिट हमने अराइज किया है बच्चों, ये नेट प्रॉफिट आया कैसे बिजनेस में, ये नेट प्रॉफिट में आया, ये आप जितने भी इनकम यहां पे देख रहे हैं, ये सारे इनकम आपने क्या किए हैं, सारे इनकम को आपने यहां पे पीएल के क्रेडिट साइड में लिया है कि नहीं लिया बच्चों। देखो यहां पे ट्रेडिंग पीएल के आपने क्रेडिट साइड में ये सारे इनकम लिए हैं और ये सारे एक्सपेंसेस आपने यहां पे लिए हैं। जब भी आप यहां पे इनकम साइड में कुछ भी लेते हो तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर आपने एक्सपेंस में लिया है तो आपका नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड बच्चों। तो फॉर्मेट में आप क्या देख रहे हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट कैसे, मान लो आपने ये नेट प्रॉफिट यहां पे लिया है, ये दिया हुआ। फिर हमने क्या लिखा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये आपने देखा। आपकी ये देखो बच्चा, यहां पे जो आपके एक्सपेंसेस दिख रहे हैं ये आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं क्योंकि आपको नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज में खर्च होने वाले हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये नॉन कैश आइटम है, नॉन कैश आइटम या नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि आपके डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, प्रीमियम एक्सपेंसेस ये कभी भी कैश में नहीं पे होते। ये जो आपके एक्सपेंसेस यहां दिख रहे हैं ये आपके फाइनेंशियल चार्जेस हैं, बिकॉज रिलेटेड विद द फाइनेंस, रिलेटेड विद द शेयर, डिवेंचर, लोन एंड सो ऑन। अंडरस्टूड ना। अब देखो बच्चों कि जैसे ही आपने, हम लोगों ने यहां पे पहला आइटम क्या लिखा है, एक बार चेक करो आप। यहां पे हमने लिखा है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। मतलब कि कोई भी ऐसा आइटम यहां पे जो हमें ऐड करना है जो कि नॉन कैश हो और नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो, ठीक है ना। इसको हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो आपके ये सारे खर्चे ऑपरेटिंग में आ रहे हैं, लेकिन आपने कोई भी यहां पे पीएल के डेबिट साइड में, मान लो ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड में आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस लिया हो जो कि नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो, और अगर आपने यहां लिया है तो उसकी वजह से आपकी नेट प्रॉफिट जो है वो क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। तो ऐसे कोई भी आइटम जो हमने यहां पे लिया है जिसकी वजह से हमारी नेट प्रॉफिट घटी है और जो हमारा ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है, तो उसे हमें वापस ऐड बैक करना होगा, या नॉन कैश हो या नॉन ऑपरेटिंग। तो यहां पे देखो बच्चों ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, इसको कुछ नहीं करना बिकॉज आपके ऑपरेटिंग के खर्चे हैं वो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहां पे आप देखो नॉन कैश एक्सपेंसेस है जो कभी कैश में गए ही नहीं, लेकिन यहां पे अगर आपने पीएल के डेबिट में लिखा है तो ऑब्वियसली आपका ये जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है, राइट। लेकिन ये आपने कैश में पे ही नहीं किया है, तो वापस हमें क्या करना होगा, इसे वापस जाके यहां पे ऐड करना होगा। समझ में कि नहीं है कैसे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे वहां पे आपको दिख रहा है बच्चों कौन कौन से आइटम है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, राइट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। तो इस तरह के आइटम जो कि आपके बिजनेस में नॉन कैश आइटम है,
और अगर उसे हमने ट्रेडिंग पीरियड में लिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ होगा, तो हमें वापस क्या करना चाहिए, उन्हें वापस ऐड बैक करना चाहिए। यही रीजन है बच्चा कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे डिक्रीज होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने वापस नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जितने भी नॉन कैश आइटम हैं या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे फाइनेंशियल चार्जेस है, अगर हमने पीएल के डेबिट में लिखा है तो नेट प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हुआ है तो वापस उसे ऐड बैक करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसे भी हम जाके यहाँ पे ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस हैं जो हमारे नॉन कैश हैं या नॉन ऑपरेटिंग हैं और हमने पीएल में लिया होगा तो जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट घटी है तो इसे वापस हम ऐड बैक यहाँ पे करेंगे। इसी वजह से बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये जितने भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम हैं उसे वापस ऐड बैक करना। अब आते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसका मतलब ये हुआ उसे हमें लेस करना है बच्चों, क्या करना है, लेस करना है। अब देखो जैसे मान लो आपने यहां पे कोई भी ऐसा इनकम लिया जो कि आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है लेकिन आपके बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ गया, और जब आपने प्रॉफिट में लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा, तो आपके नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं लेकिन आपके वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है, बट आपने यहां पे लिया है तो लेने की वजह से क्या हुआ बच्चों, आपका कैश फ्लो बढ़ा है। तो अब हमें वापस क्या करना होगा, उसे डिक्रीज करना होगा। कौन कौन से ऐसे आइटम है जो आपने यहां पे लिया नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर यहां पे दिया हो बाय रेंट रिसीव, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेंट आता है तो यहां पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे आपने लिया है तो जिसकी वजह से यहां पे आपका इनकम इंक्रीज हो गया है, राइट। इंटरेस्ट रिसीव बाय इंटरेस्ट, तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो आइटम आपने यहां पे लिए हैं इन तीनों को जो आप यहां पे देखोगे ये आपके क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जब आपने यहां पे लिया तो आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुई है, मतलब आप दिखा रहे हो कि आपके कैश फ्लो यहां से आ रहे हैं, बट दिस आर नॉट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बट आपने इसे दिखाया तो इससे क्या हुआ, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया। तो वापस हमें क्या करना चाहिए, लेस करना चाहिए। इसीलिए यहां पे आप जाओगे, लिखोगे क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। तो ये सारे आइटम आप जो यहां लिखोगे बेटा, इन सबको हमको लेस करना होगा। तो आपने यहां पे जो भी आइटम को लिखा ऐड करोगे, ऐड करके टोटल आया, और इन सारे आइटम का टोटल यहां लिख के माइनस करोगे, और इसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहां से समझ में आया कि हमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को कैसे लेस और ऐड करना है और क्यों करना है। उसके बाद आता है ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट। इसका मतलब बच्चा वहां पे आपको क्वेश्चंस में बहुत सारे करंट एसेट दी रहेंगी, जैसे कि मान लो आपको दिया है स्टॉक दे दिया है, डेटर दे दिया है, कैश दिया है, स्टॉक है, डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंस है, इस तरह के बहुत सारे करंट एसेट्स दिए रहेंगे। और करंट लायबिलिटी बहुत सारी, जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, उस तरह की करंट लायबिलिटी रहेगी। तो जब भी आपको लगता है कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपकी क्रेडिटर का वैल्यू ओपनिंग और क्लोजिंग को जब आप कंपेयर करोगे तो क्रेडिटर का वैल्यू अगर बढ़ गया तो आप लिखोगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर जो कि हमारा करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उसे हमें यहां ऐड करना होगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन बिल्स पेबल तो उसे भी हमें यहां पे ऐड करना होगा। और साथ साथ क्या है बच्चों, डिक्रीज इन करंट एसेट, मान लो आपकी कोई करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, जैसे मान लो डिक्रीज इन डेटर, जैसे आपका अगर डेटर डिक्रीज हो रहा है तो आप यहां लिखोगे डिक्रीज इन डेटर, उसे भी यहां पे ऐड करना होगा, और इन सब को ऐड करके हमें यहां लेना है। उसी तरह से बच्चों अगर हमारा कोई डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता है, जैसे मान लो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि हमारा करंट लायबिलिटी होता है अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसे हमें क्या करना है, लेस करना है। इंक्रीज इन करंट एसेट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बीआर बिल रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो उसे भी हमें लेस करना है। तो यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, और इन सारे आइटम को यहां पे
हमें लेके इसको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद ये जो टोटल आएगा यहां लिखा हमने, और इसके साथ आप इसको प्लस करोगे, प्लस करने के बाद ये जो आया इसे हम लोग कहेंगे क्या, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राइट साइड में बच्चों, उसके बाद क्या करोगे आप, इनकम टैक्स दिया रहेगा, इट विल बी गिवन टू यू, और कैलकुलेट करना हो तो जो भी इनकम टैक्स आपने पे किया है उसे आप यहां माइनस करोगे, और ये जो आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल जाएगा। ऐसा है बच्चों, तो यहां पे आपने क्या देखा, हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट, मान लो आपको यहां से नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट आपने लिया, यार नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का जब बैलेंस दिया होगा, विल सी टू दैट कैसे करना है, राइट। कैश नेट प्रॉफिट आपने यहां पे लिखा, उसके बाद आपको यहां पे देखना है कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, अगर आपने कोई भी यहां पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश आइटम लिया है जिसकी वजह से आपकी नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुई है, तो उसे हमें यहां पे ऐड बैक करनी है, राइट। उसी तरह से अगर आपने कोई भी यहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिया है तो जिसकी वजह से आपकी नेट प्रॉफिट बढ़ गई है, तो बच्चा ये कैश फ्लो तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम से आया है, तो इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो उसे हमें लेस करना चाहिए, तो यहां पे हमने देखो लिखा एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम यहां पे लेस करेंगे, और ये ऐड और लेस करने के बाद बच्चों क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद क्या आएगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट जैसे करना है, और उसके बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट, ये सब प्लस माइनस करने के बाद क्या आया आपका, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर क्या करोगे, लेस इनकम टैक्स पेड माइनस करके नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। आई होप यहां तक समझ में आया होगा, जो फर्स्ट फॉर्मेट हम लोगों ने किया है सभी को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों तो मेक श्योर यू पास द कमेंट, पुट ऑन योर कमेंट, और इसको पूरा एक एक चीज डिटेल में सीखोगे, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आएंगे जहां पे इसके ऊपर और भी आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।